जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के हम लोग फिर से इस ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को, जो कि अभी तक 280 क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 281 नंबर से। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और कुछ फ्रेंड्स जो हैं, जो कुछ दोस्तों कमेंट किए थे कि आप सर नीचे देखते हैं, तो इसका रीजन ये होता है कि जो आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, जो आपको क्वेश्चन दिखता है वो हमें नहीं दिखता है। तो हमें क्वेश्चन को देखने के लिए बुक में देखना पड़ता है, इसकी वजह से हमको थोड़ा सा नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 281। ठीक है, 281 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है? तो कह रहा है एक ट्रांसफार्मर जो है क्या बढ़ा सकता है, आप उसको बताइए केवल एसी धारा को। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है आपको। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो क्या बढ़ाएगा ट्रांसफार्मर? वनली कार्य किस पे करता है? एसी पे कार्य करता है, वनली एसी पर कार्य करेगा। ठीक है, वर्क एसी पर कार्य करता है। इसके बाद ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है, करंट को बढ़ा सकता है, वोल्टेज को घटा सकता है, करंट को घटा सकता है। ठीक है, ये इतने चीज कर सकता है। तो ऑप्शन को पढ़िए जो दिया है 281 नंबर का। 281 केवल डीसी धारा को या वोल्टेज नहीं तो बढ़ा सकता है, एसी केवल वोल्टेज को, यानी वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता है, बी दिया है। ठीक है, जो सी ऑप्शन दिया है कि एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, तो बिल्कुल सही है। जो सी ऑप्शन होगा 281 का राइट होगा, क्योंकि एसी को या डीसी पे तो कार्य नहीं करता। अगर एसी डीसी दोनों कर देंगे तो राइट नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 282 नंबर पढ़िए। करा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पैमाने को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है, यानी वोल्टेज को घटाने के लिए करा है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के परिमाण को घटाने के लिए, परिमाण बोले तो वही वोल्टेज, जब वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेपिंग ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जब वोल्टेज को घटाना है तो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? स्टेप डाउन हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप डाउन की कंडीशन क्या है कि N2 जो होगा लेस देन N1 होगा, E2 जो होगा लेस देन E1 होगा, और I2 जो होगा वो ग्रेटर देन I1 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी फेरों की संख्या जो होगी N1 की ज्यादा होगी तो करंट I2 ज्यादा। ये थोड़ा आपस में इसको रिलेशन को याद रखिएगा स्टेप डाउन की कंडीशन में। तो 282 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। 282 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 283 नंबर। 283 को पढ़िए और उसका जवाब बताइए। 283 283 नंबर। 283 नंबर क्या है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में कौन सा प्रचालन के लिए एक सामान्य रहता है? तो ट्रांसफार्मर में कोई भी हो, प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, देखिए ट्रांसफार्मर, जब भी ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या रहता है उस चीज को ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट क्या रहता है? पावर कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। पावर कांस्टेंट होती है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो जब भी सामान्य ट्रांसफार्मर कुंडली की बात करेगा तो पावर कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन क्या दिया है कि पावर, हानि, और सी ऑप्शन दिया वोल्टेज, डी ऑप्शन दिया कि ऊपर के सभी प्रचालन बदल जाते हैं। तो नहीं, हानियां भी बदलती है, वोल्टेज भी बदलता है, लेकिन पावर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो 283 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 283। क्वेश्चन नंबर 284 पढ़िए। 284 नंबर का विद्युत चुंबक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है? देखिए आर्मेचर कोर जब भी आपको बनाना होता है, जब आर्मेचर कोर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है शाफ्ट वाला, शाफ्ट कोर करेंगे, शाफ्ट आयरन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा बेटर हो जाता है, क्या होता है? शाफ्ट आयरन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? शाफ्ट आयरन। शाफ्ट आयरन जो ऑप्शन ए ही में दिया है कि जितने आपको चुंबकी बनाना, विद्युत चुंबकीय ट्रांसफार्मर, जब भी आप BH कर्व लूप देखे होंगे, यहाँ से जब BH कर्व जो देखते हैं, जो ये वाला एरिया बनता है BH वाला, जो इस तरह से बनता है, ठीक है, ये वाला BH वाला होता है। तो यहाँ पे H होता है, यहाँ पे B होता है। ठीक है, H होता है, B होता है। अगर 60 का लेंगे तो इसका जो एरिया होता है कम होगा, एरिया क्या होगा? कम होगा। और जब हार्ड मैग्नेटिक लेंगे तो क्या होगा? एरिया इसका ज्यादा बनता है। ये जो होगा एरिया ज्यादा बनेगा हार्ड वाले का, शाफ्ट वाले का कम बनता है, यानी हिस्टेसिस और BH वाला का जो एरिया ज्यादा हो जाएगा। ये वाला जो दूरी बचता है इसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यहाँ से जो दूरी बचता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोसिव फोर्स। इसके नेक्स्ट वाले हम लोग 60 नोट्स में पूरा कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर से देखिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका 90% उसमें कंप्लीट है। जो भी आपका फार्मूला है 60 नोट्स में हम लोग लगभग 1 घंटे में ही सब लोग हम फार्मूला को उसमें रिवीजन कर लिए हैं। अगर आप तैयारी करें तो उस वीडियो को आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए हम लोग 284 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कि शाफ्ट आयरन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 285 नंबर को पढ़िए। 285 को पढ़िए और इसका सलूशन बताइए। 285
285 नंबर 285 नंबर पढ़िए। करा द्वि कुंडली परिणामित्र की तुलना में स्व परिणामित्र की है, यानी द्वि कुंडली, एक ट्रांसफार्मर की बोल रहा है कि द्वि कुंडली। देखिए एक समान ट्रांसफार्मर ये है, समान ट्रांसफार्मर ये है, यहाँ से इसका प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, और दूसरा ट्रांसफार्मर हम लोग लेते हैं, ये सामान्य ट्रांसफार्मर कर सकते हैं, सामान्य ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ही बाइंडिंग होती है, एक ही बाइंडिंग होती है इसमें, और यहाँ पे हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं, ये V2 हो जाएगा, इधर का वोल्टेज V1 N1, और ये टर्न हो जाएगा N2। तो इसमें अगर आप ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, उस समय समान ट्रांसफार्मर होता है, तो समान ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती है, इसमें एक ही बाइंडिंग होगी। तो जब इसमें दो बाइंडिंग होगी, इसमें एक ही बाइंडिंग होती है, कॉपर की जो बाइंडिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या होगा, कॉपर की बचत होगी। तो कॉपर की बचत कितना होता है, इसमें कॉपर की बचत कितना होता है, ठीक है। और कॉपर कितना लगता है, तो इसमें जो कॉपर कितना बचत होती है, तो सामान्य ट्रांसफार्मर का लिख सकते हैं कि सामान्य ट्रांसफार्मर का गुणित के कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य ट्रांसफार्मर का गुणित के, यहाँ से सामान्य ट्रांसफार्मर का गुणित के करेंगे तो बचत होती है, इसमें लगता कितना है, कॉपर कितना लगता है, तो यहाँ से कर सकते हैं कि सामान्य ट्रांसफार्मर का इंटू 1 माइनस के कर लेते हैं। इस चीज को फॉर्मूला को याद रखिएगा कि इतनी इसमें बचत होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 285 नंबर का द्वि कुंडली परिणामित्र की तुलना में स्व परिणामित्र होती है, यानी बी ऑप्शन कहेंगे सी, यानी द्वि कुंडली परिणामी की तुलना में स्व परिणामित्र की भावाधारा हानि उच्चतर लागत, सी दिया है कम कोर हानि, यानी सी हो जाएगा कि कम कोर लॉसेस होता है, कि जब भी इसमें लॉसेस ज्यादा होगा इसमें लॉसेस कम होगा। बाइंडिंग भी इसमें क्या है, एक ही बाइंडिंग है, इसमें डबल बाइंडिंग है, तो इसमें लॉसेस क्या होगा, कम होता है, लॉसेस कम होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 285 नंबर का क्या हो जाएगा, 285 का हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 286 को पढ़िए, 286 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और उसका सलूशन बताइए। 286 नंबर 286 पढ़िए। कह रहा है कि विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण अनुपात होता है, यानी विभव ट्रांसफार्मर के मामले में रूपांतरण अनुपात होता है। ऑप्शन ए दिया, द्वितीयक भार के शक्ति गुणक में वृद्धि किसके साथ घट जाता है। जो बी ऑप्शन दिया है कि द्वितीय भार के शक्ति गुणक का ध्यान किए बिना नियत रहता है। सी दिया कि द्वितीय भार के शक्ति गुणक की वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो देखिए जब विभव ट्रांसफार्मर यानी पीटी की बात करा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जब भी पीटी की बात करेगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है कि वोल्टेज को कम करता है, तो ट्रांसफार्मर कौन सा बन जाता है, स्टेप डाउन बन जाता है, स्टेप डाउन बन जाता है। जब स्टेप डाउन हो जाता है तो N2 फेरो की संख्या कम हो जाएगी, किससे, प्राइमरी साइड से। V2 लेस देन किससे हो जाएगा, V1 से। E2 लेस देन किससे हो जाएगा, E1 से। I2 हमारा ज्यादा हो जाएगा किससे, I1 से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विभव परिणामित्र के मान में रूपांतरण अनुपात होता है, तो बी ऑप्शन को पढ़िए और ए को पढ़िए। द्वितीयक भार शक्ति के गुणक के साथ वृद्धि घट जाती है, यानी द्वितीयक लोड के अनुसार वह घट जाती है। बी दिया कि द्वितीयक भार के शक्ति गुणांक को ध्यान किए बिना नियत रहता है। तो ये तो बात सही कि जब उसमें पावर हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, पावर हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। कौन चीज, पावर कांस्टेंट होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पावर हमेशा कांस्टेंट होती है। ए में दिया कि द्वितीयक भार शक्ति के साथ वृद्धि होती है, तो पावर तो कभी नहीं वृद्धि होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा कि द्वितीयक भार शक्ति गुणक ध्यान किए बिना वह क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो 286 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 287 पे आइए। 287 नंबर कह रहा है कि 2000/200 वोल्ट, इसको क्वेश्चन है, इसको वीडियो का पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। 287 नंबर में क्या दिया है, 2000/200 200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में 66 फेरे हैं, यानी प्राइमरी वोल्टेज दिया आपको V1, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है V2, तो 66 फेरे हैं, यानी कुंडली में 66 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। तो फिर से उसको देखिए कि 2000/200 ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में 66 फेरे हैं। तो आपसे करा द्वितीय कुंडली में 66 फेरे, द्वितीय कुंडली में यानी आपको N2 की वैल्यू दे रखा है कितना, 66 फेरे हैं, तो N1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस चीज को आप ध्यान रख के लगाइए फॉर्मूला को।
तो कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में 66 फेरे, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। आप इसको सॉल्व करिए। फार्मूला आपको पता था कि K2 बराबर होता है V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2। ठीक है, वैल्यू सबका रखिए। ये V1 दिया है, आपको V2 दिया है, तो V2/V1 यानी 200/2000 कर लेंगे, बराबर यहाँ से N2/N1 करेंगे। जैसे V2/V1 की है तो N2/N1 66 बटा के N1 हो गया। अब यहाँ से कट कर लीजिए, 200 से 200 कट जाएगा, 10 हो गया। यानी N1 का जब तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 66 × 10 बराबर कितना होगा, 660 टर्न यहाँ पे राइट हो जाएगा, 660 टर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन को मैच करा लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच करा कि 660 टर्न हो जाएगा। तो 287 का क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 288, 288 नंबर, 288 नंबर को आइए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका सलूशन बताइए। 288 नंबर, 288 क्या दिया है, 288 दिया है कि एक स्टेपर ट्रांसफार्मर का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3:2 है। ट्रांसफार्मर यानी के की वैल्यू दिया है कि 3:2 है। ठीक है, यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। प्राइमरी वोल्टेज V1 30 वोल्ट है, तो सेकेंडरी वोल्टेज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करिए। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो जब भी आपको फार्मूला भी हम लोग लिखे थे, क्या था, V2/V1 इक्वल टू N2/N1। तो यहाँ से रखेंगे के की वैल्यू क्या दिया है, 3:2 यानी 3/2 बराबर हो जाएगा V2/V1। V2 की वैल्यू कितना दिया है, V2 की वैल्यू निकालना है, V1 का मान आपसे 30 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लगभग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 45 वोल्ट। यानी इसको सॉल्व करिए, देखिए जब भी V2 को सॉल्व करेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा 3 × 30, 30 × 33 बटा के 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 15, 15 तो यहाँ हो जाएगा V2 बराबर 45 वोल्ट। तो V2 का मान कितना आ गया, 45 वोल्ट, 45 वोल्ट। इस चीज को देखिए यहाँ से। तो ऑप्शन को मैच करा लीजिए, जो मैच कर रहा है वो राइट हो जाएगा। 287 नंबर, 287 का जो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 288 नंबर, 288 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 289 पे, 289 पे, क्वेश्चन नंबर 289 को आइए, इसको पढ़िए क्वेश्चन को। करेक्ट, ट्रांसफार्मर के मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरो टर्न की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यानी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में करा कि ट्रांसफार्मर के मुख्य कुंडली मतलब प्राइमरी की बात करा, सेकेंडरी की बात करा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में कितना दिया है, प्राइमरी में कह रहा है कि 1000 है और सेकेंडरी में कह रहा है कि 3000 है। ठीक है, 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट, मुख्य कुंडली यानी N1 V1 में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा। यानी प्रति फेरा विभवांतर पूछा है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, V2 निकालना पड़ेगा। और जैसे V2 अगर पता चल गया तो V2 में हम लोग डिवाइड कर देंगे किसका, N2 का। तो प्रति फेरा वोल्टेज पता चल रहा कि एक फेरे में कितना वोल्टेज है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला को लगाइए, N2/N1 करेंगे तो N2/N1 करेंगे 3000/N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 बराबर V2/V1 करेंगे, V1 की वैल्यू कितना है, 80 वोल्ट है। 1000 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी V2 का मान कितना हो जाएगा 240 वोल्ट आ गया। अब आपसे V2 की वैल्यू पता चल गया, लेकिन ये नहीं पूछा कि प्रति फेरा वोल्टेज पूछा है। तो प्रति फेरा वोल्टेज निकालने के लिए निकालेंगे कि एक साइड का 240 वोल्ट है तो इतने में कितना होगा। तो 240 का जब आप 3000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 और 2 24, 80, एक जगह से कट गया यानी 0.08 आएगा, 0.08 वोल्ट आएगा प्रति फेरा वोल्टेज। यानी एक फेरा में इतना वोल्टेज होगा। ठीक है, ऑप्शन को मैच करा लीजिए, जो मैच हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन मैच कर रहा है वो सही हो जाएगा, 289 का जो होगा वो बी सही हो जाएगा। प्रति फेरा वोल्टेज पूछा है तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। वोल्टेज पूछता तो इतना हो जाता 240 वोल्ट, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा प्रति फेरा वोल्टेज यानी एक फेरे में कितना वोल्टेज होगा उसका है। अगर यहाँ से सेकंड करेंगे 3000 का गुणा करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा 240। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 290 पे। 290 नंबर पे आइए और उसको पढ़िए। 290
क्वेश्चन नंबर 290 को पढ़िए। कर पैड़ा मित्र में डांट डांट है, तांबा हानि होता है, घर्षण हानि होता है। बी ऑप्शन दिया कि वायु हानि होता है, जो डी ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी हानि होता है। तो 290 में पैड़ा मित्र में कह रहा है कि कौन सा लॉसेस होती है, यानी कौन सा होता है। जो ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या होता है, कॉपर लॉस होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस तो होता नहीं, कोई मूवेबल पार्ट, कोई घूमने वाला भाग तो है नहीं, तो कुछ लॉस होगा नहीं। बी दिया एयर हानि होता है, उसमें कोई एयर लॉसेस भी नहीं होता है। डी दिया उपयुक्त सभी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या देखेंगे आप, ट्रांसफार्मर में हमेशा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आयरन लॉस हो जाएगा, यानी कॉपर लॉस है, कॉपर हानि दिया है, कॉपर लॉस। ठीक है, तो इसका 290 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, ए होगा। 291 नंबर को पढ़िए। करंट ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां कम की जा सकती है। तो जब भी आपको हिस्टेरिसिस लॉसेस कम करना है तो क्या करना पड़ता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील, अगर आपसे कहा जाए कि सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं 3 से 4%, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, पहले इसको पढ़िए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं अपने मन से करना है। ठीक है, तो 291 को पढ़िए। करा आयरन कोर पटलन की मोटाई कम कर देते हैं। तो आयरन कोर अगर पटलन की मोटाई को कम करेंगे तो आपका ईडी लॉसेस कम होगा, ईडी करंट लॉसेस क्या होगा, कम होगा। बी ऑप्शन दिया स्टील पटलों में सिलिकॉन को अंश को घटा देते हैं, अगर बहुत ज्यादा सिलिकॉन की मात्रा है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये सही हो सकता है बी ऑप्शन। सी को पढ़िए कि ट्रांसफार्मर पर लो को कम करते हैं, ये नहीं करते हैं। बी डी दिया उपयुक्त सभी के द्वारा कम कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉसेस की बात करेगा, हिस्टेरिसिस लॉसेस की बात करेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या था, ये कांस्टेंट हो जाएगा, bm के पावर 1.6 हो जाएगा, FB होता है। ठीक है, ये हो गया हिस्टेरिसिस लॉस का, इसको कम कर सकते हैं, यानी क्या दिया है, जो बी ऑप्शन दिया है कि स्टील पर तो सिलिकॉन को अंश को घटा सकते हैं, सिलिकॉन स्टील मिलाने से क्या करेंगे, घटा सकते हैं, ये इसका राइट हो जाएगा, घटा सकते हैं। तो 291 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 292 नंबर को पढ़िए, 292 नंबर को पढ़िए, 292 नंबर को। अगर 292 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ा है तो इसको देख पढ़िए क्या लिखा है। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणक निम्न हो, स्थिर लोड पर पूछ रहा है, यानी स्थिर फिक्स लोड पे, फिक्स लोड पर 292 करा कि फिक्स लोड पर शक्ति गुणक निम्न हो तब क्या होगा, अधिक धारा लेगा, कम धारा लेगा और कम वोल्टेज लेकिन शक्ति गुणक अधिक लेगा, और धारा वही रहेगा लेकिन पावर गुणांक कम लेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो आपसे देखिए, जब स्थिर लोड फिक्स लोड की बात करता है तो आपको यहाँ से पता है कि कास फाई जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z होता है। एसी सर्किट में हम लोग पढ़ते हैं कि कास फाई होता है R/Z होता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग देखिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि जो हम लोग इसको सॉल्व किए क्या ये सही तरीका से सॉल्व किए कि नहीं। अगर सही तरीका नहीं तो कौन सा सही तरीका है कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसको, ठीक है। कास फाई बराबर R/Z होता है। अब आपको यहाँ से ये भी पता है कि I² या जो का पावर लॉसेस होती है, यानी पावर लॉस जो होता है, पावर लॉस का जो फार्मूला था वो क्या था, I² R है, I² R है। तो अगर आप यहाँ से कास फाई की वैल्यू यानी पावर फैक्टर को कम कर रहे हैं, जब भी आप पावर फैक्टर को कम कर रहे हैं तो आपका यानी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पावर फैक्टर कम हो रहा है यानी रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो जब रेजिस्टेंस यहाँ से देखेंगे इसमें कम हो रहा है तो यानी I² की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, I² की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ से ऑप्शन को पढ़िए कि स्थिर लोड पर यदि लोड की शक्ति गुणांक निम्न हो, शक्ति गुणांक निम्न हो यानी कास फाई पावर फैक्टर निम्न हो तो R की वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे करंट क्या होगी, बढ़ेगी, तो लॉसेस बढ़ेगा। ऑप्शन क्या दिया है कि अधिक धारा लेगा, बिल्कुल धारा अधिक लेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा क्या लेगा, अधिक लेगा। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप बी ऑप्शन को पढ़िए, कम धारा लेगा, फार्मूला से बिल्कुल नहीं कम धारा लेगा। सी को पढ़िए, कम वोल्टेज लेकिन शक्ति गुणांक अधिक होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। डी दिया है कि धारा वही रहेगा लेकिन शक्ति गुणांक कम लेगा, तो ऐसा भी बात नहीं है। फार्मूला से हम लोग देख चुके हैं कि कास फाई पावर फैक्टर R/Z यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा, यानी पावर फैक्टर कम होने से रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने से I² R होता है, ये पावर लॉस होता है। जब रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि I² के रूप में बढ़ रहा है।
तो यहाँ से करंट क्या होगा, ज़्यादा लेगा, तो इसलिए 292 का ए ऑप्शन राइट होगा। ये सोल्यूशन सही है कि नहीं आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो सॉल्व किए हैं हम लोग फार्मूला से इस तरह से रिलेट करके, ये सही है कि नहीं, क्योंकि इसको फार्मूला से हम लोग को बैठा के सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 293 पे। 293 293 क्या दिया है, करा किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक सामान्यतः होता है। तो कोई भी कंज्यूमर है जो उपभोक्ता होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर तो हमेशा जो ट्रांसफार्मर का होता है 0.95 लैगिंग पे होता है, 0.95 लैगिंग के लिए, ठीक है, 0.95 लैगिंग के लिए होता है। यानी ऑप्शन किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक, यानी पावर फैक्टर जितना कम होगा वो थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से गुणांक समानतः होता है तो 0.95 पश्चगामी होगा, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पावर फैक्टर कितना होगा, 0.95 लैगिंग होता है, ठीक है। इस समय जब 0. लैगिंग होगा तो इस समय इफिशियंसी इसकी क्या होगी, ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी वैसे भी ज्यादा होती है, लगभग 95 से 98% चली जाती है, तो 95% से 98% हो जाती है। तो 293 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, सी हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से गलत कथन को चुनिए, आपको गलत कथन को चुनना है। कह रहा है कि वितरण प्रणाली का प्रयुक्त शक्ति गुणक न्यून होता है। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शक्ति गुणांक न्यून होता है, यानी पावर फैक्टर cos फाई न्यून होता है, तो फिर क्या होगा, न्यून होता है। ये ऑप्शन दिया आर्क लैंप के प्रयोग से। कह रहा है कि न्यून होता है क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है कि न्यून होता है कब, क्यों न्यून होता है, क्योंकि इसका बताना है क्यों न्यून होता है। ऑप्शन ए दिया है कि आर्क लैंप प्रयोग होता है, इसके वजह से होता है। तो आर्क लैंप प्रयोग होने से होता है। देखिए गलत कथन को चुनना है आपको, गलत कथन को चुनना। तो पहला ऑप्शन जो दिया आर्क लैंप प्रयोग कर सकते हैं, उसका जो होता है cos फाई बढ़ा सकते हैं, पावर फैक्टर बढ़ जाता है। बी को पढ़िए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करके, तो हम लोग बिल्कुल भी पावर फैक्टर को अगर बढ़ाना होता है तो सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कर लेते हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर के द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत बल से पश्च हो जाती है, विशेष रूप में हल्के भारों पर। तो ये भी सही है कि जैसे हल्के लोड कम करते हैं तो उसके लिए क्या होती है, पश्च हो जाती है। तो यहाँ से ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन दिया है कि उद्योग में प्रेरणीय मोटर का व्यापक प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों में निम्न भार पे चलाया जाता है। तो जब मोटर को निम्न भार से पे चलाया जाता है तब इसकी बात कर रहा था। ये नहीं होगा कि उद्योग में इंडक्शन मोटरों को व्यापक प्रयोग होता है, लेकिन विशेष रूप से जब मोटर को निम्न भार पे चलाया जाता है, वो तो हमेशा से निम्न भार पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, डी हो जाएगा कि 294 का राइट ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए दिया आर्क लैंप का प्रयोग करके हम लोग cos फाई को बढ़ा लेते हैं, यानी पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं। सिंक्रोनस मोटर का भी प्रयोग करके बढ़ाते हैं। जो सी ऑप्शन दिया ये भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, ये गलत कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 295 295 नंबर को पढ़िए। 295 नंबर को पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 295 295 नंबर को पढ़िए। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल में मोटे तार के बने हो तो, यानी ट्रांसफार्मर का कॉइल मोटा तार का बना होगा तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है कि भंवर धारा हानि अधिक होगी, बी दिया है कि हिस्टैरिसीस क्षति कम होगी, सी दिया है ताम्र क्षति बढ़ेगी, डी दिया है चुंबकीय फ्लक्स रिसाव कम होगा। तो देखिए जब उसका मोटे कॉइल का प्रयोग करेंगे तो फार्मूला पढ़े कि R बराबर रो L/A। तो जब भी एरिया यानी मोटा यूज करेंगे, जो अगर मोटा केबल यूज करेंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो ऑप्शन में क्या दिया है कि जब रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ से क्या होगा, आपको कॉपर लॉस क्या फॉर्मूला था, कॉपर लॉस का फॉर्मूला था I²R। यानी आपका यहाँ से एरिया मोटा प्रयोग कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घट गया, यानी रेजिस्टेंस घट गया यानी करंट क्या होगा, बढ़ गया। जब करंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, लॉसेस होगा, यानी कॉपर लॉसेस हानि बढ़ेगी। यहाँ से क्या हो जाएगा 295 का सी ऑप्शन हो जाएगा कि कॉपर लॉस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ेगा, तो वो भी I² के फॉर्म में बढ़ेगा। तो यहाँ से कॉपर लॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉपर लॉस बढ़ रहा है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन होगा 295 का सी। तो अभी तक हम लोग ने 281 से लेकर 295 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए हैं।
अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखें तो उसको देखिए, और इससे भी पहले अगर आप 60 नोट्स का वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देखिए, क्योंकि 60 नोट्स का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे लगभग 90% जो है आपका जो सवाल है, जो आपका न्यूमेरिकल सवाल है, जो उसमें सारे चीज़ को हम लोग ने कवर कर कर रखा है। तो एक 60 नोट्स का वीडियो उसको जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।